हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। मैं लास्ट 25 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये विद्या प्रकाशन के सहयोग से आपको यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लासेस चल रही हैं। तो गुड इवनिंग सौरभ। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। हेलो ललिता जी। लगता है बच्चे अभी कम आए हैं। इससे पहले मैं एक टॉपिक बता रहा हूं आपको, एडी करंट्स। एक टॉपिक रह गया था, सॉरी, हिंदी में भंवर धाराएं। गुड मॉर्निंग तरुण। एडी करंट्स क्या होती है, भंवर धाराएं क्या होती हैं कि जैसे प्रत्यावर्ती धारा होती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है राम राम भाई साहब। जो प्रत्यावर्ती वो प्रेरित धारा है, किसी भी लूप के अंदर जो मुख्य धारा होती है उसका विरोध करती है, तो प्रेरित धारा है। अब सपोज किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, अभी तक तो आपको एक लूप था, ये एक लूप है, वृत्ताकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो। अब ये पूरी बॉडी है, कोई पूरा धातु का टुकड़ा है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस पूरे धातु के टुकड़े को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, नमस्कार भाई साहब, जय भीम भाई साहब, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आप इस धातु के टुकड़े को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं, पूरे टुकड़े को। ये वायर नहीं है, ये वायर नहीं है, ये पूरा धातु का टुकड़ा है। गुड इवनिंग बेटा। तो यहां पर क्या होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। सपोज अभी बहुत सारे भंवर बन जाएंगे, इसमें बहुत सारे लूप बन जाएंगे, टुकड़ा है पूरा धातु का। ये धारा ऐसे, ये धारा ऐसे, ये धारा ऐसे। तो ये जो धातु का टुकड़ा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। आप घुमाते हैं जब क्षेत्र के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे लूप बन जाते हैं, बहुत सारे लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उससे धातु का टुकड़ा पिघल तक जाता है। तो भंवर के रूप में धाराएं जो है, धाराएं कैसी है, भंवर धारा। अभी तक तो एक लूप था, केवल अंदर खाली था, ये लूप था, तो इसके अंदर केवल धारा उत्पन्न हो रही थी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहां तो पूरे जो धातु का टुकड़ा है उसके अंदर धारा उत्पन्न हो रही है। तो जो लोहे के बड़े बड़े गार्डर होते हैं, उनको पिघलाने के लिए एक किसी बहुत बड़े रूम के अंदर बड़े बड़े मैग्नेट रखते हैं और उनको घुमाते हैं, या उनको इस तरह लग दिया, क्षेत्र घुमाया, तो उसके अंदर भंवर धारा उत्पन्न होती है। उससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वो पिघल तक जाते हैं। तो ये था आपका टॉपिक। अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। देखिए क्या होता है, आपको ये कोई भी धारावाही लूप है, इसको आप चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं। क्षेत्र ऐसे है, आपने इसको ऐसे घुमाया, ये ऐसे था, ऐसे घूम गया, थीटा एंगल घूम गया। बी हमारा ऐसे है, ए हमारा ऐसे है, और बी और ए के बीच में कोण कितना होगा, थीटा। तो इस अवस्था में जो फ्लक्स गुजर रहा है, जो फ्लक्स पास हो रहा है, वो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया,
वो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, बी ए कॉस थीटा। ये थीटा जिससे वो घुमा, ऐसे से ऐसे घूम गया ना, जितना एंगल घुमा वही एंगल यहां आएगा। ये वेक्टर ए, ये बी, ये क्या हो गया थीटा। और ये किस कोण वेग से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। तो सपोज टी टाइम में कितना घुमा, थीटा कोण घुमा, तो ओमेगा कितना आ गया, थीटा अपॉन टी। तो थीटा कितना आ गया, ओमेगा टी। ओमेगा कोणीय वेग है। तो सबको हलो, इधर ध्यान दो। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। आपने इसको अवकलन कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया इसका। डी फाई बाई डी टी बी ए कितना होता है कॉस का, माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी कितना होता है, ओमेगा। तो डी फाई बाई डी टी कितना होता है, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। E इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एन डी फाई बाई डी टी कितना आ गया, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मतलब जब किसी लूप को या किसी कुंडली को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। E का मान अधिकतम होगा, E का मान अधिकतम होगा कब, जब साइन ओमेगा टी अधिकतम होगा। जब यह अधिकतम होगा, जब साइन ओमेगा टी अधिकतम होगा। और साइन का अधिकतम मान कितना होगा, साइन में अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 0 बढ़ता जाता है। साइन 90 कितना, 1 से बड़ी कोई वैल्यू होती नहीं साइन में। तो इसका ले लिया अधिकतम मान, ये भी क्या हो जाएगा अधिकतम। तो साइन ओमेगा टी कितना आ गया, +1। तो E का अधिकतम मान कितना आ गया, E नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। और यहां इसका मान रख दो एन बी ए ओमेगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये E का फॉर्मूला हो गया। और देखिए होता क्या है, जब किसी कुंडली को क्षेत्र से गुजारते हैं, जब ऐसे रखा है फ्लक्स अधिकतम, मैक्सिमम चुंबकीय बल लिखा है पास होंगी 0, अधिकतम 0, इसकी दिशाएं बदलती रहेंगी। आपको समझना है प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है बेसिकली। तो देखिए है क्या बेसिकली, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी है। और E इज इक्वल टू कितना आया हमारा, E नॉट साइन ओमेगा टी। और आप जानते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर या E अपॉन आर होता है। तो I कितना आ गया, E अपॉन आर। तो E अपॉन आर कितना आ गया, E नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। गुड इवनिंग जी। वही E नॉट अपॉन आर, ये E का अधिकतम मान है। और E नॉट अपॉन आर क्या होगा, E नॉट अपॉन आर I का अधिकतम मान होगा। इसे क्या बोलेंगे, I। तो यहां से I कितना आ गया,
आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए बेसिकली हमारे तीन फॉर्मूले आए, ये आई का, ये ई का और ये फाई का। आप क्या देख रहे हैं कि किसी परिपथ के अंदर यदि मैं ग्राफ बनाता हूं आई का और टी का, तो ग्राफ जो आएगा बच्चों वो इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये 0, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। ये क्या I0 और ये क्या -I0। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। ऐसे यदि मैं ई का और टी का ग्राफ बनाता हूं, वो ग्राफ भी ऐसे आता है। यहां ई का अधिकतम मान E0, यहां -E0, ये 0, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4, ये t। अभी चीजों को आप लिंक करेंगे। देखिए ये कुंडली है, टाइम 0 है, t/4 पर यहां आई, t/2 पर यहां आई, 3t/4 पर यहां आई और t पर यहां आ गई। तो 0 है, i का मान 0, e का मान 0, t/4 है, कितना घूम गई, तो i का मान अधिकतम और e का मान भी क्या हो गया, अधिकतम हो गया। t/2 इतना घूम गई, फिर 0, 3t/4, 3t/4 पर इसका मान भी अधिकतम लेकिन नेगेटिव, और ये भी क्या अधिकतम नेगेटिव। अब चीजों को लिंक करना। सबको हेलो, सबको प्रणाम, प्रणाम भाई साहब। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपने डीसी पढ़ा था, दिष्ट धारा, जो बैटरी की धारा थी, यह आपने बैटरी ले ली, ये कोई परिपथ है, ये करंट इसमें बह रही है और I = सिंपल V/R बह रही है, और I का मान क्या है, नियत है। लेकिन यहां तो जो धारा बह रही है किसी परिपथ में 0 अधिकतम, फिर 0, 0 से अधिकतम, फिर 0। आप देखो ना, E क्या है, E ऊर्जा है। चीजों को लिंक करने की कोशिश करना। E ऊर्जा है, विद्युत वाहक बल है। यहां तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, धारा की दिशा उसके विपरीत है। लेकिन यदि हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, यहां तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा एक ही दिशा में मिल रही है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, धारा ऐसे बह रही है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि प्रत्यावर्ती धारा है, इसका सिंबल होता है ये, यहां जो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल रही है, पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0, फिर अधिकतम, फिर 0, फिर अधिकतम, विपरीत दिशा में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऊर्जा ऐसे मिली, ऐसे मिली, फिर 0। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ऐसे ऊर्जा मिली, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो प्रत्यावर्ती धारा है, आप मेरी बात समझना, ऊर्जा मिली ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। यहां तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से आया, इलेक्ट्रॉन निकल के फिर यहां आ गया, फिर अंदर प्रवेश कर गया, फिर यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है। गुड इवनिंग बेटा। यहां इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर, यहां ऐसे, इधर 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 ऐसे से गति कर रहा है, और ऊर्जा आगे ट्रांसफर हो रही है। इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर गति कर रहा है।
और ऊर्जा का आगे संचार कर रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाह रहा मैं अभी, आपको जो समझना है, सिंपल धारा I इज इक्वल टू वी अपॉन आर और प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। बस। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं कर लूंगा फिर। तो इसी को आपको आगे समझना है। अब बेसिक बात आप क्या समझे, ये हमारा परिपथ है, ये प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है, जिसका ई या वी कुछ भी ले लो, वी ले लो आप, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और जो परिपथ में धारा बह रही है वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। समय के साथ इसका मान बदलता है, जो ग्राफ मैंने आपको बता दिया, आई और टी, जीरो अधिकतम, फिर जीरो अधिकतम विपरीत दिशा में, फिर जीरो। अब धारा का एक पूरे चक्कर में, चक्कर मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, ऐसे इलेक्ट्रॉन दोलन कर रहा है। तो एक पूरे चक्र में धारा का मान कितना हो गया? शून्य हो गया। और कैसे निकालते हैं? आधे चक्कर में इसका औसत मान निकाल रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है? आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्योंकि आई समय के साथ बदल रही है। आई समय के साथ बदल रही है। अब देखिए, आपको जो समझना है, जिन बच्चों को कैलकुलस नहीं आती, अवकलन समाकलन नहीं आते, वो डेरिवेशंस को याद कर लेते हैं। अवकलन समाकलन के बिना फिजिक्स समझ में आना, कुछ बच्चे जिन्हें नहीं पता होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, उन्हें परेशानी आती है इस चीज में। तो आप आधे चक्र में औसत धारा निकालने का सूत्र क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और जीरो से निकाल रहे हैं टी बाई टू आधे चक्र में, पहले आधे चक्र में। और आई इज इक्वल टू कितना होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, समाकलन है। तो आई का मान कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से टी बाई टू अपॉन डी टी, जीरो से टी बाई टू। अब यहां से आप क्या कर रहे हैं? आई नॉट नियतांक के बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो टू टी बाई टू अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जीरो से टी बाई टू। यहां से कितना आ गया बच्चों? आई नॉट। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी, और अपॉन इसके अवकलन से भाग देते हैं ओमेगा, क्या आ गया? जीरो से टी बाई टू। ये क्या आ गया? टी, जीरो से टी बाई टू। आई कितना आ गया? आई नॉट अपॉन ओमेगा, चाहो तो माइनस ही बाहर ले लो। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा है 2 पाई बाई टी, तो ये बाहर ले लिया आपने माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी, जीरो से टी बाई टू, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
बेटा आधे चक्कर के लिए निकाल रहा हूं मैं इसका मान, तो कितना आ गया, अपर लिमिट t/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आ गया -I0 अपॉन ओमेगा, नीचे कितना आ गया t/2 cos 2π/t अपर लिमिट t/2 माइनस cos 0, तो यहां से कितना आ गया -I0 ओमेगा होता है 2π/t इंटू t/2, और t से t कैंसिल हो गया, क्या रह गया cos पाए, cos 180 कितना होता है -1, cos 0 1 होता है, तो सॉल्व करें कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, -I0 अपॉन पाए और ये -2, तो 2I0 अपॉन पाए या 0.637 I0, परेशानी उन बच्चों को होती है जिन्होंने समाकलन या अवकलन नहीं पढ़ा होता। हमारी मजबूरी है इस समय उसको बता पाना संभव नहीं है, इतना समय अभाव है, डेरिवेशन न कराएं वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि जिन बच्चों ने कर रखा है उनको समझ में आता है। गुड इवनिंग। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि जो धारा का औसत मान है आधे चक्र में वो कितना होता है 2I0 अपॉन पाए या 0.637 I0, ये तो पहले आधे चक्र में है, अगला आधा चक्र लेंगे तो ऐसे ही करेंगे, I dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, वो लिया था 0 से t/2, इसे लेंगे t/2 से t, t/2 से t, और जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा -2I0 अपॉन पाए, यह कितना आएगा, सेम इसी तरह प्रूव करेंगे। तो आधे चक्कर में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो एक पूरे चक्र में औसत मान कितना आ गया, पूरे चक्र में औसत मान कितना आ गया, हाफ में 2I0 अपॉन पाए, नेक्स्ट हाफ में -2I0 अपॉन पाए, तो कितना आ गया, 0 आ गया। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरे चक्र में जो औसत मान होता है वो 0 होता है, जो औसत मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अब धारा का औसत मान 0 हो गया, लेकिन धारा प्रवाहित तो हो ही रही है, तो उसका जो प्रभावी मान है उसे बोलते हैं IRMS। IRMS मतलब R का मतलब रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल, IRMS वर्ग माध्य मूल धारा। तो IRMS का मतलब क्या है, पहले करेंगे वर्ग, वर्ग कर दिया, फिर लेंगे माध्य, फिर लेंगे उसका मूल, वर्गमूल, यह क्या होता है IRMS, प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान। IRMS है प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान।
इसको बोलते हैं बेटा, जो प्रभावी मान है उसको बोलते हैं IRMS। और कैसे निकालते हैं? पहले आई का लिया वर्ग, फिर लिया उसका माध्य, और फिर ले लिया उसका मूल। ये प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान है, इसको हम निकालेंगे। तो देखिए होता क्या है, IRMS समझें। IRMS का मतलब वर्ग माध्यमूल मान। पहले हम निकालते हैं आई स्क्वायर का माध्य, मीन, वर्ग माध्यमूल मान किसका? धारा का। तो वही फॉर्मूला बच्चों, आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अभी आपने समझा, मैंने आई का मान निकाला, वो समय के साथ बदल रही है, तो औसत मान निकालने का तरीका यही है। आई का निकाला तो हमने आई में क्या किया? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई स्क्वायर का लेंगे तो आई स्क्वायर डी टी डी टी, आई क्यूब का लेते औसत मान तो आई क्यूब डी टी अपॉन डी टी। इस तरीके को आप समझ लें। बेटा विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ा रहे हैं, मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। क्वेश्चन बैंक से बुक से क्या पढ़ाएंगे? तो जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए I इज इक्वल टू कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई स्क्वायर का निकाल रहा हूं मैं औसत मान, फिर मैं उसे कर दूंगा अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा? IRMS। तो कितना आ गया? आई की वैल्यू पुट कर ली, आई नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई नॉट कांस्टेंट है, नियत है, बाहर ले लिया। आई नॉट स्क्वायर, ये कितना आ गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी। और देखिए जो फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी कॉस 2 थीटा है, ये भी कॉस 2 थीटा है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना आ गया? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। जी अखंड जी, थोड़ा टॉपिक आज का यदि बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ होगा, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, तो उनको अच्छा समझ में आएगा। लेकिन मजबूरी है बेटा, हम उसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते इसको हम, क्योंकि जो बच्चे करने वाले हैं उनका नुकसान हो जाता है। वैसे तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगा लास्ट, अभी इसके बाद में, कि आप 2 लाइन में इसको आंसर निकाल लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर मेथड है वो यही है। तो यहां से ये क्या आ गया? आई नॉट स्क्वायर, इसको लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, यहां से 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जी आशु चौधरी जी, तो यहां से आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर डी टी का तो टी हो गया, इसको अलग अलग कर लो। अभी मेथड बताऊंगा, सिंपल मेथड आपको, उसके बाद में 2 को बाहर ले लो, ये आ गया 1 डी टी माइनस
cos 2 ओमेगा टी डी टी। आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, डी टी कितना आ गया t माइनस, हम निकाल किसके लिए रहे हैं ये, पूरे साइकिल के लिए, 0 से t, 0 से t, 0 से t, 0 से t, 0 टू t, डी टी का t कैपिटल टी हो जाएगा ये। टी का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। 0 से t, 0 से t, ये क्या आ गया, 0 टू t। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 ओमेगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे क्या कर रहे हैं आज ये, लेकिन क्या करूं बच्चों, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये क्या आ गया, t माइनस 0, ये क्या आ गया, 1/2 ओमेगा बाहर ले लिया, साइन 2 ओमेगा कितना, 2π/t, अपर लिमिट कितनी t, लोअर लिमिट कितनी 0, ये क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस 1/2 ओमेगा, t से t कैंसिल, साइन 4π 0, तो ये भी क्या आ गया 0, और साइन 0 क्या होता है 0, तो सारा 0 हो गया। तो आई स्क्वायर का औसत मान कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, नहीं साइन प्रिया, साइन 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा नहीं, आप उसके डिफरेंशिएशन डिवाइड करते हैं। गुड इवनिंग अंजलि मिश्रा जी, बहुत लेट आई हो, सब निकाल दिया तुमने। अभी बता रहा हूं मैं आपको, देखिए आई स्क्वायर का मान कितना आ गया, हाँ पूरे चक्कर के लिए है, आई स्क्वायर का मान कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और आई आर एम एस मैंने क्या बताया था, वर्ग माध्य मूल मान, पहले वर्ग फिर माध्य फिर मूल, तो आई आर एम एस कितना आ गया, आई स्क्वायर का मान कितना रख दिया मैंने, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो आई आर एम एस कितना आ गया बच्चों, आई नॉट अपॉन √2, ये प्रभावी मान है आई आर एम एस का। अरे थैंक यू तरुण भाई जी, अंजलि जी गुड इवनिंग। और ऐसे ही VRMS वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान V0 अपॉन √2, किसी भी न्यूमेरिकल में यदि आपको करंट दिए है प्रत्यावर्ती धारा में 2 एम्पियर, तो वो IRMS है, बोलेगा नहीं वो। वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट या 200 वोल्ट, तो VRMS है। तो देखिए हमने निकाला क्या था, हमने निकाला था आई स्क्वायर का औसत मान, और ये कितना होता है, आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूं जी आशु जी धन्यवाद। आई का मान क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और इसका औसत मान, तो ये कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर का औसत मान और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान, ये तो अधिकतम मान है, आई नॉट ही रहेगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान होता है बेटा 1/2। ये ध्यान रखना,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है 1/2, और साइन 2 ओमेगा टी या कॉस 2 ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है 0। तो हो गया सिंपल। जब मैंने इतना लंबा डेरिवेशन किया था, मुझे आई स्क्वायर का औसत मान निकालना है। आई मेरा ये है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर का औसत मान, आई नॉट स्क्वायर का औसत मान, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान जो 1/2 होता है। तो मेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है ये। तो यहां से ये कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस होता है अंडर रूट आई स्क्वायर का औसत मान। तो यहां से आई आर एम एस कितना आ गया, आई आर एम एस आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आ गया आई नॉट अपॉन रूट 2। सेम फॉर्मूला आ गया, सेम फॉर्मूला आ गया। तो देखिए ये आई आर एम एस है, ये वी आर एम एस है। अब जो इसका अधिकतम मान है आई नॉट कितना आ गया अंडर रूट 2 आई आर एम एस, या वी का अधिकतम मान कितना आ गया अंडर रूट 2 वी आर एम एस। ये आई नॉट वी नॉट जी, ये आई नॉट वी नॉट धारा और वोल्टेज के अधिकतम मान है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 220 वोल्ट की डीसी दिष्ट धारा जी, ये 220 वोल्ट की क्या एसी। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी, प्रियांशु जी धन्यवाद। 220 वोल्ट की डीसी और 220 वोल्ट की एसी में कौन खतरनाक है। तो 220 वोल्ट डीसी तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका मान तो बदलता है। ये क्या दिया है आपको, वीआरएमएस। मैंने बताया कोई भी आपको वोल्टेज दिया है, वीआरएमएस दिया है, धारा दी है, आईआरएमएस दी है। तो ये तो वीआरएमएस दिया है आपको, वीआरएमएस कितना दिया है 220 वोल्ट। वी नॉट कितना होता है, अधिकतम मान कितना होगा अंडर रूट 2 वीआरएमएस, तो कितना आ गया 220 वोल्ट। तो वी नॉट कितना आ गया 311 वोल्ट। मतलब जो 220 वोल्ट की एसी है उसका अधिकतम मान कितना होता है 311 वोल्ट, और 220 वोल्ट की डीसी, 220 वोल्ट की डीसी है, 10 धारा है। तो खतरनाक कौन है, 220 वोल्ट की एसी 220 वोल्ट की डीसी से अधिक खतरनाक है। क्लियर है। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखें, मैं एसी और डीसी की जब बात करते हैं हम, तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारा परिपथ है, ये हमारा दिष्ट धारा का स्रोत है, बैटरी है, जो V दिया होता है, ये R दिया होता है। यहां पर सिंपल आप I इज टू V अपॉन R से करंट निकालते हुए आए थे, पढ़ाया आपने। और यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है तो उसका सिंबल ये होता है, प्रतीक ये होता है। इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है I, लेकिन यहां V होता है, यहां V कितना होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। टाइम के साथ V का मान बदलता है। जी विकल जी, तो यहां जो धारा है वो धारा यहां तो फिक्स्ड है, लेकिन इस परपथ में जो धारा है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। समय के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। ये एसी और डीसी का मुख्य अंतर है। तो काफी सिलेबस इसमें से हटा दिया है जो आपका प्रतिवर्ती धारा है, लेकिन यहां पर जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि यहां 3 तरह के परपथ होंगे। यहां जो परपथ होंगे 3 तरह के होंगे। एक तो केवल आर, क्योंकि है तो बहुत डिटेल, लेकिन हटा दिया इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। एक अकेला सी संधारित्र, और एक कोई कुंडली। तीनों किसी परपथ से जुड़ गए हैं। तीनों किसी परपथ में है। इसमें भी ये प्रतिरोध, ये संधारित्र और ये
प्रेरकत्व, ये धारता, ये प्रेरकत्व, यह स्वप्रेरण गुणांक और वो प्रतिरोध, तीनों में धारा प्रवाहित हो रही है। यहां जो धारा होगी I इज इक्वल टू V अपॉन R, प्रतिरोध है R। यहां जो धारा होगी I इज इक्वल टू V अपॉन XC, और यहां जो धारा होगी I इज इक्वल टू V अपॉन XL। R प्रतिरोध है, R सिंपल प्रतिरोध है, XC जो प्रतिरोध है इसे बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। यहां जो इस परपथ का जो प्रतिरोध है उसे बोलेंगे धारतीय प्रतिघात, जो संधारित्र का है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा होता है 2 पाई f या 2 पाई n, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन 2 पाई FC। और जो XL है इसे बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, इसे बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। और जो इसका फॉर्मूला है XL इज इक्वल टू ओमेगा L है, या 1 अपॉन ओमेगा L है, जिसे बोलते हैं 2 पाई f इंटू L। ये सब प्रतिरोध हैं, इनकी बड़ी डिटेल्ड थ्योरी थी। जो इनकी डिटेल थ्योरी थी वो सिलेबस से 30% में हटा दी गई है। लेकिन आपको मेन बात ध्यान रखनी है बेटा, बहुत ध्यान रखना, कि यहां R है, यहां धारतीय प्रतिघात है, यहां प्रेरण प्रतिघात है। यहां I लेंगे तो V अपॉन R लेंगे, V तो आपका स्रोत का दिया हुआ है, V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां R लेंगे, यहां प्रतिरोध क्या लेंगे, XC लेंगे, यहां प्रतिरोध क्या लेंगे, XL लेंगे। बात समझ में आती है? गुड इवनिंग जी। जी अब एक होता है LC परपथ। LC परपथ में क्या है, ये आपका L है, ये आपका C है, और ये कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इसका V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। ये L और ये C, यहां जो विभवांतर है वो VL, और यहां जो विभवांतर है वो VC। ठीक है, हाँ 3 परपथ हैं, चौथा ये भी है। ये LC है, एक LR है, एक CR है, एक LCR है। टाइम से आना पड़ता है बेटा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा। अरे किसी को डूब के मत मारो, मान जाओ यार, तुम लोग मानते नहीं हो। अब देखिए, अब वही बात है, चूंकि हटा दिया सिलेबस में से, इसलिए आपको थोड़ी सी याद कराई रहा हूं मैं, अदरवाइज तो लॉजिकली बताता कि जो L है, L में जो V होता है वो I से 90 आगे होता है। आपको क्या बोल दिया सर आपने, अब इसके पीछे की पूरी कहानी है। और जो C होता है उसमें V I से पीछे होता है 90। आप कहेंगे 90 के आगे होता, मतलब 90 का मतलब क्या होता है कि ये कॉइल है, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। तो 90 से घूमने का मतलब क्या है कि T/4। बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी आपको ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा कि पिछला पढ़ाने के बाद समझ में आता। देखो C की शेप ये E है,
ये कुंडली है और ये संधारित्र है, इसकी शेप आई जैसी है, तो ध्यान रखना इसमें आई वी से 90 आगे होगा। तरुण कमाल करते हो यार, कमाल करते हो, क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो क्लास के अंदर। वैसे डिलीट करवा देना, ये क्या क्या लिखते हैं तो आपको देखना चाहिए बेटा। कमाल की बात है, आप लोग क्लास में एक डेकोरम होता है क्लास का। तो इसकी शेप आई जैसी है तो इसमें आई वी से 90 आगे है। इसकी शेप ई जैसी है तो इसमें ई, तो इसमें ई मतलब वी, वी आई से 90 आगे है। बस ये ध्यान रखना, आप भूलेंगे नहीं आप। तो देखिए सपोज वीएल वीसी से बड़ा है, सपोज वीएल वीसी से बड़ा है तो नेट वी कितना आ गया, ये वी बड़ा है, कोई बड़ा हो सकता है। नेट वी कितना आ गया, वीएल माइनस वीसी, आप वीएल अंतर वीसी लिख दें। यदि वीएल बड़ा है तो वीएल माइनस वीसी और वीसी बड़ा है तो वीसी माइनस वीएल। तो वी कितना आ गया, वीएल अंतर वीसी। और मैंने बताया आपको अभी, यदि प्रतिरोध है तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, संधारित्र है तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सी, और कुंडली है तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। तो यहां से v कितना आता है, यहां से v आता है v इज इक्वल टू आई आर, यहां से v कितना आता है v इज इक्वल टू आई एक्सी, यहां से v कितना आता है v इज इक्वल टू आई एक्सएल। चलो सॉरी कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आप यहां क्यों लिखते हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, चीजों को समझोगे तो आपको फायदे मिलेंगे। तो यहां से वीएल कितना आ गया आपका, ये वी आर है, आर के लिए है, ये सी के लिए है और ये एल के लिए है। तो वीएल कितना आ गया आई एक्सएल, ये कितना आ गया आई एक्सी, वी इज इक्वल टू आई कॉमन लिया, एक्सएल डिफरेंस एक्सी, आई नीचे आ गया, वी अपॉन आई इज इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस एक्सी, और वी अपॉन आई क्या है, हाँ यहां कलांतर तो 180 का है ही। वी अपॉन आई क्या है, परपथ का कुल प्रतिरोध। वी अपॉन आई है किसका, इस पूरे परपथ का, परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसे कहते हैं प्रतिबाधा, नया नाम दिया इसे कहते हैं परपथ की प्रतिबाधा, इंपीडेंस, ये Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V अपन आई क्या आ गया, कुल प्रतिरोध, Z कितना आ गया, एक्सएल डिफरेंस एक्सी। यदि आपका LC परपथ है तो Z कितना आ गया, एक्सएल अंतर एक्सी। तो Z आ गया एक्सएल अंतर एक्सी। यदि किसी परपथ के लिए यदि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए तो Z कितना हो जाएगा, 0। और I तो V अपॉन प्रतिरोध होता है, यहां प्रतिरोध क्या है Z, तो I इज इक्वल टू V अपॉन Z, तो कितना आ गया V अपॉन 0। धारा का मान क्या हो गया, अनंत हो गया। बहुत अधिक मात्रा में परपथ में धारा प्रवाहित होती है, और इसे कहते हैं अनुनादी परपथ। यदि एक्सएल एक्सी के बराबर है तो बताया था मैंने आपको एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, एक्सी का 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया 1 अपॉन एल सी, ओमेगा कितना आ गया 1 अपॉन अंडरवुड एल सी, ओमेगा आ गया 1 अपॉन अंडरवुड एल सी, ओमेगा कितना आ गया 2 पाई एफ। बता था फॉर्मूला, जी विकल भाई धन्यवाद। 1 अपॉन अंडरवुड एल सी, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडरवुड एल सी। ये अनुनादी परपथ की आवृत्ति है। देखिए यदि परपथ की आवृत्ति और जो स्रोत है उसकी आवृत्ति दोनों यदि
समान हो जाती है तो परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाता है और इस घटना को बोलते हैं अनुनाद। और जो परिपथ है उसे कहते हैं अनुनादी परिपथ। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, अनुनाद का मतलब क्या है कि यदि आरोपित हो गया, बेटा टाइम हो गया, लेकिन कल मैं इसको डिस्कस करूंगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगें बिकॉज याद करने का टॉपिक है तो उसे आप खुद करें। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाशिकी, जिसमें अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म और जो भी आपकी सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और वेव ऑप्टिक्स बच्चों को समझ में कम आते हैं। तो क्लास में रेगुलर रहना, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनको, जो बच्चे बाद में आए हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनको पढ़ लो, उससे आप सब चीजों को लिंक कर जाएंगे। और कल मैं इसको पहले पूरा कराऊंगा, उसके बाद में मैं कल स्टार्ट करूंगा आपका प्रकाशिकी। ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ाया कल, याद दिला देना बेटा। नहीं, क्लास 2 क्लास कैसे हो जाएंगी, एक ही तो होगी। एक रिकॉर्ड देख लेना। तो कल याद दिला देना, ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ाया मैंने, ट्रांसफार्मर पढ़ा दूंगा कल में, इसी में तो आएगा ट्रांसफार्मर।